हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोतों का वर्णन। तो हिंदी साहित्य इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें हिंदी साहित्य का जो स्रोत है जहाँ से हमको जानकारी मिलती है उसको जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अंतःसाक्ष्य और एक होता है बहिर्साक्ष्य। तो अंतःसाक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अंतःसाक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में एक है भक्त एवं संत कवियों के संबद्ध आधारभूत ग्रंथ। मतलब अंतःसाक्ष्य किसको कहा जाता है? जो आंतरिक रूप से जो ग्रंथों से प्राप्त हुई है ऐसे सूचनाओं को क्या कहा जाता है? अंतर साक्ष्य के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें है भक्त एवं संत कवियों से संबंध आधारभूत ग्रंथ, कवि विषयक काव्य संग्रह, साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचना और कवि का परिचय। ये सब जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य में क्या क्या कहाँ से जानकारी मिलता है, ये जो है अंतः साक्ष्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी में लिखने वाले कौन कौन से कवि हैं जिनकी जानकारी मिलती है उसको हम रखेंगे अंतः साक्ष्य के अंतर्गत। उसके बाद फिर आगे आता है बहिर्साक्ष्य। बहिर्साक्ष्य के अंतर्गत जो चार सामग्री आपको मिलता है, साहित्यिक सामग्री मिलता है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान मिलता है। ऐतिहासिक स्थान किसको कहा जाता है? जैसे कबीरदास को कहीं पर उसका दफनाया गया होगा या उसको जलाया हो गया होगा तो उसकी समाधि होगी या कोई शिलालेख होगा। वंशावली मिलता है, जैसे सूरदास का वंशावली मिलता है, कवियों का वंशावली मिलता है। तो ये सब और जनश्रुतियाँ विभिन्न युगों के आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों की व्यापक की जो सामग्री है इन सब को क्या कहा जाता है? इन सब को जो है हिंदी साहित्य की स्रोत सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। तो साहित्य के इतिहास के लेखन कार्य में बहिर्साक्ष्य की अपेक्षा, मतलब जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जब लेखन करते हैं तो बहिर्साक्ष्य बाहर से दिखने वाले जो साक्ष्य हैं उसके अलावा अंतःसाक्ष्य का स्थान ज़्यादा होता है और इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? साहित्य लेखन के बारे में बात कर रहे हैं। एक समन्वित दृष्टिकोण संपन्न इतिहास लेखक अपनी विवेकमयी सार ग्रहणी बुद्धि से उस सामग्री का उपयोग करता है और उसको क्या करता है? एक श्रेष्ठ हिंदी साहित्य लेखन करता है। मतलब यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का लेखन करते हैं। तो हिंदी साहित्य का लेखन जब कोई लेखक करेगा तो कहीं ना कहीं से वो देखेगा, कहीं ना कहीं से समझेगा। तो कहाँ से देखता है? या तो पुस्तकों से देखेगा, जो पुराने साहित्यकार हैं वो लोग लिखे होंगे, या तो फिर वो बाहर से दिखने वाले सबूतों या प्रमाणों से वो उसे देखेगा। तो उसी को जो लिखे गए ग्रंथ हैं उसको क्या कहा गया है? अंतर साक्ष्य, अंतः साक्ष्य कहा गया, और बाहर से जो दिखता है उसको कहा गया है बहिर्साक्ष्य। तो आइए समझते हैं। तो अंतः साक्ष्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास के अंतः साक्ष्य निम्नलिखित। तो पहला है भक्त एवं संत कवियों से संबंध आधारभूत ग्रंथ। तो एक गोकुलनाथ है। जब आप कोई संत महात्माओं की वाणी जब पढ़ोगे तो गोकुलनाथ के बारे में आप जरूर सुनोगे। गोकुलनाथ ने लिखा है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास ने भक्तमाल लिखा है। इस भक्तमाल में पूरा भक्त कवियों की जानकारी आपको मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब गोसाई चरित्र ध्रुवदास लिखते हैं भक्त नामावली संत बानी संग्रह। तो ये जो शब्द हैं भक्त एवं संत कवियों से संबंधित आधारभूत ग्रंथ हैं। इसी ग्रंथों में हिंदी साहित्य के कवि आपको भरे पड़े मिलेंगे। 284 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ताओं में पुष्टि मार्ग के अनुयायी वैष्णवों की जीवनियों पर प्रकाश डाला गया है। जो संत मार्ग के जो कवि हैं उनकी जानकारी आपको इसमें दिखाई देगा। इनमें अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि दिखाई देते हैं। सूरदास नंददास की जानकारी भक्तमाल में, नाभादास के भक्तमाल में दिखाई देती है। और इनके ग्रंथ उनके जीवन और कृतित्व के बारे में पूरा जानकारी यहीं से मिलता है। इनमें अनेक भक्त कवि भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के बारे में, रैदास के बारे में, नाभादास के बारे में मिलता है, उसकी वाणी उसमें संग्रहित है। गोसाई चरित्र में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र के बारे में मिलता है। उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। इस प्रकार से इन ग्रंथों में क्या हो रहा है? आपको भक्त एवं संत कवियों की जानकारी जो है इन ग्रंथों में आपको प्राप्त हो रहा है। आगे आता है अब भिन्न भिन्न प्रकार के और भी कवियों से संबंधित काव्य संग्रह मिला है। इसी प्रकार से कालिदास हजारा एक हैं। इसी प्रकार से अनेक संग्रह मिलते हैं जिसमें कवि माला है। ग्रंथ का नाम है कवि माला है, जिसमें 75 कवियों का संकलन है। कालिदास हजारा में 292 कवियों का संग्रह है, 1000 कविताओं का संकलन है। भिखारीदास ने काव्य निर्णय लिखा है, इसमें आपको संग्रह मिलेगा, कवियों का लिस्टिंग मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है और भी जो कवियों के बारे में जानकारी इन ग्रंथों में मिलता है। एक दो कवियों के बारे में आप जानकारी रखिए और आपको ये बताना है कि इसके माध्यम से
क्या होता है, आपको हिंदी साहित्य के कवियों की जानकारी आपको मिलता है। जैसे फटाफट मैं आपको बताता हूँ। अब एक है कवि नामावली है, विद्वान मोद तरंगिनी है, विद्वान मोद तरंगिनी 15 कवि नामावली है। ये सुंदरो तिलक है, शिवराज सरोज है, शिव सिंह सरोज है। तो इस प्रकार के इन ग्रंथों में आपको क्या मिल रहा है, कवियों की जानकारी मिल रहा है। और देखिए ये आपका विचित्रोपदेश नामक ग्रंथ है, इसमें मिलता है राजपूतों के बारे में जानकारी मिलता है। आपका कवि रत्नमाला है, इसमें राजपूताने के बारे में मिलता है, 108 कवियों की जानकारी इसमें मिलता है। तो ये सब जानकारी आपको क्या होता है, आपको मिलेगा। आगे आता है बहिर्साक्ष्य, मतलब आप हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको, जो साक्ष्य है वो, उसका जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है, दो प्रकार से मिलता है। एक होता है अंतर साक्ष्य, एक होता है बहिर्साक्ष्य। तो अंतर साक्ष्य के अंतर्गत आपने देख लिया भक्त कवियों के बारे में जानकारी मिल रहा है, और एक है भिन्न भिन्न प्रकार के और भी कवियों की जानकारी आपको मिल रही है। आगे आता है बहिर्साक्ष्य के बारे में। बहिर्साक्ष्य में हिंदी साहित्य इतिहास के स्थान के बाह्य स्थान से जो जानकारी मिलते हैं उसको कहा जाता है बहिर्साक्ष्य। पहला है साहित्यिक सामग्री, इसमें कर्नल टॉड, इसके अंतर्गत टॉड का राजस्थानी नागरिक प्रचारणी सभा की रिपोर्ट, मतलब क्या होता है, जो उस समय के अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी होते थे या राजा महाराजा के अंतर्गत अधिकारी होते थे, वो लोग जो है ना सभा स्थापित करते थे। और उस सभाओं में जैसे अभी होता है कवि सम्मेलन वगैरह होता है, कवियों के बारे में जानकारी आपको मिलता है, न्यूज़पेपर वगैरह से मिलता है। उस समय भी वैसी काम होता था। तो उस समय क्या था, नागरिक प्रचारणी सभा था, उस नागरिक प्रचारणी सभा में एक रिपोर्ट छपा था। उसके बाद फिर उसमें जानकारी है, मोतीलाल मेनारिया का राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज आपको मिला है, हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मिला है। और बिहार में हस्तलिखित ग्रंथ मिला है, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म मिला है, कबीर एंड द कबीर पंथ मिला है, हिस्ट्री ऑफ सिख रीजनल रिलीजन, इंडियन थीम्स, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, और एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगिस आदि ग्रंथ आते हैं। ये सब ग्रंथों से आपको क्या मिलता है, साहित्य की जानकारी आपको क्या मिल रहा है, मिलता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं कर्नल टॉड है। टॉड जो है, कर्नल टॉड है, अंग्रेज अधिकारी था, ये राजस्थान में काम कर रहा था। तो उस समय क्या था, चारण कवि होते थे, जैसे पृथ्वीराज रासो वगैरह लिखे हैं। तो उन चारण कवियों की जानकारी जो है कर्नल टॉड देते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिपोर्ट हैं उसमें अनेक प्रकार के लेखकों, साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिलता है। मोतीलाल मेनारिया ने भी अपने ग्रंथ में राजस्थान के अनेक प्रकार के साहित्यकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके अलावा और भी अनेक बाहरी साहित्यकार थे, बाहरी लेखक लोग थे, ये लोग भी क्या कर रहे थे, जो कौन कौन से साहित्यकारों की सूची वो लिस्टिंग कर रहे थे। आगे आता है प्राचीन ऐतिहासिक स्थान व शिलालेख। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जैसे कि कोई टीला वगैरह होता है, कोई महल वगैरह होता है, तो उस पर भी ये हिंदी साहित्य को जानने में, साहित्य को समकालीनता को समझने में क्या होता है, जानकारी आपको मिलता है। जैसे उस समय चंदेल राजा हुआ करते थे, परमाल राजा हुआ करते थे, के समय जैन शिलालेख होता था, जैन शिलालेख है, आबू पर्वत के राजा है, सलख के शिलालेख है, तत्कालीन इतिहास पर प्रभाव जो है डालते हैं, जिसमें हमको ऐतिहासिक स्थान मिलता है। काशी में कबीर चौरा मिलता है, कबीरदास जहाँ पर बैठते थे। 80 घाट में जो है साहित्यिक कबीर ने वहाँ जीवन बिताया है, कबीर की समाधि मिलती है। बस्ती में आमी नदी के तट पर मलिक मोहम्मद जायसी के समाधि आपको मिलेगा। राजापुर में तुलसीदास की मूर्ति आपको मिलेगी, वहाँ पर प्रस्तर मूर्ति मिलेगी, वहीं पर वो रहा करते थे। सोरो में तुलसीदास के कुछ जानकारी मिलेगा, क्योंकि सोरो उनका जन्म स्थान रहा है, वहाँ उन्होंने दिन बिताया है। तो इस प्रकार से अलग प्रकार के ये सब जानकारी जो है हिंदी साहित्य को मजबूत करने में, पुष्ट करने में सहायक होते हैं। तुलसीदास के स्थान पर अवशेष, तुलसीदास के और भी अवशेष जो है नरसिंह जी के मंदिर में मिला है। नरसिंह जी का मंदिर आज भी है, यहाँ तुलसीदास जो है भजन कीर्तन करते थे। केशवदास का स्थान टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ में भी ये सब क्या करते थे, ये लोग आपको भजन वगैरह करते थे, या हाँ इन्होंने क्या किया है, जीवन बिताया है। तो ये सब जानकारी है, ये सब स्थान है, इसको क्या कहा जाता है, बहिर्साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। और आगे आता है जनश्रुति। जनश्रुति क्या चीज़ है, मतलब लोक कथा होता है ना, एक प्रकार का जनश्रुति चले आता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो हस्तांतरित होता है। तो उसमें भी लोगों को जुबानी याद रहता है कि इस समय जो है, पहले जो है यहाँ इस प्रकार का व्यक्ति हुआ करता था, वो उसका गाथा का वर्णन करते हैं।
जैसे चमक उठी जनसंतान वह तलवार पुरानी थी, वो तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। लेकिन ठीक वैसे ही उस प्रकार से जैसे कृष्ण के बारे में, राम के बारे में भाई कहीं लिखित नहीं है तो क्या होता है उसको कोई आदिवासी समाज है तो लिखित तो नहीं देखते, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी सीखते हुए जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है जनश्रुति, जिसको सुनते हैं, सुन करके जिसको याद रखते हैं। तो निस्संदेह जनश्रुति विशेष प्रमाणिक नहीं होते, क्योंकि ये लिखित नहीं होते, इसीलिए इसको क्या लिखित नहीं होते इसीलिए प्रमाणिक नहीं माना जाता है इसको। किंतु इनमें सत्यता कुछ न कुछ मिलता है, कुछ न कुछ संकेत या सत्यता का संकेत आपको मिलेगा। जनश्रुतियाँ शताब्दियों से जन जिह्वा की सवारी करती है, वो हमेशा जबान पर रहता है। इसमें अतिरंजना का योग आवश्यक है, फिर भी एक कृति इतिहास की मनीषा उसे अग्रणीय अंशों का सार्थक उपयोग करते हैं, फिर भी से हालांकि वो एकदम प्रूफ सबूत जो है एकदम महत्वपूर्ण सबूत के रूप में उसको नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाता है, इतिहासकार जो है उसको स्वीकार करते हैं। आगे है, विभिन्न युगों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के साहित्य को अलग अलग प्रकार के परिस्थिति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को जिस आधारभूत ग्रंथ सामग्री और मूल स्रोतों की चर्चा की है वह इतनी अपर्याप्त है, मतलब हमको बहुत कम जानकारी मिलता है। ये जो स्रोत है ये हमको बहुत कम जानकारी प्रदान करता है हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य का सुनिश्चित व प्रमाणिक इतिहास तैयार कर पाना बहुत कठिन था, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों ने 40-50 वर्षों में बहुत कार्य किया है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य के नए विद्यार्थी हो तो आपको ये समझना है जो हिंदी साहित्य हम पढ़ते हैं, वो जो हिंदी साहित्य है उसका जो लेखन करते हैं वो हमको कहाँ से मिला है, कौन कौन विद्वान कैसे इतिहास लिखे हैं और कौन कौन सामग्री का उपयोग किए हैं, ये जानकारी आपको हमने यहाँ पर प्रदान किया। आगे आता है हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की रूपरेखा बताइए। अभी इतिहास दर्शन क्या चीज़ है, देखो आपका विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास में इतिहास शब्द को समझना है। अब ये इतिहास क्या चीज़ है, मतलब बीते हुए महत्वपूर्ण बातों को क्रमबद्ध तरीके से याद रखना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो वैसे ही ये जो इतिहास है, जब हिंदी साहित्य का इतिहास जब देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के विद्वान जो है अलग अलग प्रकार की बात बताते हैं। इस तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई, मतलब अलग अलग विद्वान लोग अलग अलग बात बताते हैं, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्ति व प्रचलित विभिन्न प्रकार के धारणाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास संबंधी इन्हीं विचारों धारणाओं को क्या कहा जाता है, इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। तो आइए हम विचार करते हैं। पश्चिम के बहुत से विद्वान हैं इतिहास दर्शन का प्रयोग करते हैं, और जैसे कि सर्वप्रथम वोल्टेयर ने इस संज्ञा का प्रयोग करते हुए अर्थ को केवल आलोचनात्मक और वैज्ञानिक इतिहास के नाम से ही रखा। हीगल को आप लोग जानते हैं, हीगल जो है विश्व इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा है। इतिहास दर्शन मतलब इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास, जैसे इतिहास हम पढ़ते हैं तो उस इतिहास का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। जैसे कोई बोल दिया कि बिहार के या केरल के क्षेत्र में मुग़ल सत्ता थी, तो भाई मुग़ल सत्ता वहाँ केरल में कैसे हो सकती है, तो असंभव है, लेकिन वो बोल रहा है तो उसको प्रामाणिक आप नहीं मान सकते ना, क्योंकि वो तो मुग़ल सत्ता तो दिल्ली में थी। ठीक उसी प्रकार से इतिहास की प्रामाणिकता को विश्लेषण किया जाता है, तब कहीं जा कर के वो क्या होता है, आपका विश्लेषण होता है, वैज्ञानिकता को प्रमाण के आधार पर उसका क्या किया जाता है, तौला जाता है, तब उसको क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, ये मतलब जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मानता है कौन, पाश्चात्य इतिहास। अब इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या मानता है, भारतीय लोग क्या समझते हैं, भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शमूलक है, आध्यात्मवादी रहा है। कैसे रहा है, भारतीय इतिहासकार आध्यात्मवादी आदर्शमूलक रहे हैं। भारतीयता जैसे आदर्श की ज़्यादा बात करते हैं और आध्यात्मिकता की ज़्यादा बात करते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति और की तत्व की ज़्यादा बात होती है, और इसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष का उपदेश रहता है। जैसे महाभारत कालीन इतिहास की आप जानकारी लेते हैं या और भी आप जानकारी लेते हैं तो इसमें ज़्यादातर आपको ऋषि वगैरह मिलेंगे, महापुरुष वगैरह मिलेंगे, उसी को हम क्या करते हैं, इतिहास के रूप में स्वीकार करते हैं। ये जो है भारतीय पद्धति इतिहास लेखन की रही है। और इसी प्रकार से आगे और भी आपको जब इतिहास पढ़ते हैं तो बाण कल्हण इतिहासकार आपको जानकारी मिलेगा, आध्यात्मिकता, नैतिकता, चारित्रिक उच्च चरित्र, इस प्रकार से आपको जो है इतिहास आपको दिखाई देगा, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है,
तो इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण में यथार्थ को स्वीकार किया जाता है। इतिहास के प्रथम जो पितामह कहा जाता है, जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा, अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए निर्धारित किया कि यह तो एक इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। आलोचनात्मक मतलब क्या? एकदम सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करना, उसके बारे में बताना। यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विद्या है। तीसरे, तर्क संगत विद्या है। इतिहास में बिल्कुल प्रामाणिकता को ध्यान में रखा जाता है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय क्या क्या विचार आते हैं इतिहास दर्शन में, वो आपको बताया जा रहा है। आगे हैं तो इस प्रकार से मतलब पाश्चात्य दृष्टिकोण में हम बताएंगे कि इस समय विश्लेषण, वैज्ञानिकता, परखता, यथार्थवादी दृष्टिकोण को जो है पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण ने क्या किया है, स्वीकार किया है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, ये क्वेश्चन यदि अगर आता है, ये क्वेश्चन है, यदि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन पर आप विचार कीजिए, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिया है, इतिहास दर्शन की रूपरेखा को आप समझाते हुए क्या बताएंगे? सबसे पहले इतिहास का अर्थ बताएंगे, इतिहास क्या चीज़ है। तो इतिहास का अर्थ बीते हुए बातों का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण बातों का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। इस प्रकार से आप बताएंगे। उसके बाद फिर इतिहास के भारतीय दृष्टिकोण और इतिहास के पाश्चात्य दृष्टिकोण, ये 2 पॉइंट को बताएंगे। उसके बाद फिर आपको यहीं पर आपको आगे कुछ और उसका निष्कर्ष लिखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर को क्या करना है, समाप्त कर देना है। और जैसे भारतीय पद्धति में आप क्या बताओगे? भारतीय पद्धति में क्या है? तो भारतीय पद्धति में आध्यात्मिकता को, महापुरुषों को आगे रखा जाता है, जबकि पाश्चात्य पद्धति में क्या करते हैं? वैज्ञानिकता और विश्लेषण और यथार्थपरकता को ज़्यादा आगे माना जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर आपके कोर्स में रखा गया है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो कम से कम आपको ये पता होगा, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका आदिकाल, आदिकाल के बाद फिर आ आता है आदिकाल के बाद फिर आ जाता है भक्ति काल, भक्ति काल के बाद फिर आ आता है रीतिकाल, रीतिकाल के बाद फिर आ जाता है आधुनिक काल। तो इस प्रकार से क्या किया गया? 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इस इतिहास को बांटने का, समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है उसमें डॉक्टर ग्रियर्सन, सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर ग्रियर्सन का नाम। तो ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक, ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये फ्रांसीसी ग्रंथ है। इसमें जो है काल विभाजन किया गया है, जिसमें है आपका चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को 11 भागों में बांटा है। सबसे पहले इसी ने काल विभाजन करने का प्रयास किया था। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। हालांकि ये इसमें ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं मिला, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। ये डॉक्टर ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान, और इसमें इन्होंने 11 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में 4 भागों में बांटा है: आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परवर्ती काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इस प्रकार से 4 भागों में बांटा है। उसको हर काल को 2-2 भागों में फिर उन्होंने क्या किया है? डिवाइड किया है, अलग अलग भागों में फिर से इन्होंने बांटा है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बचपन से आप पढ़ते होंगे, 6ठी-7वीं कक्षा में भी आप पढ़े होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब आप पुस्तक में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास कितने भागों में बांटा जाता है, तो 4 भागों में बांटते हैं। तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर बांटते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में मिश्र बंधुओं के प्रयासों के पश्चात इस जो मतलब किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रयास किया और उसने काल विभाजन को बांटा है। तो सबसे पहले उन्हें बताया है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। फिर पूर्व मध्य काल बांटा है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्य काल कहा है, इसको रीतिकाल कहा है, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल कहा है, गद्य काल कहते हैं जिसको, 19वीं शताब्दी से अब तक। तो इस प्रकार के हिंदी साहित्य के
के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है जो कि स्वीकृत है, जो कि किसके द्वारा बताया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया है। एक है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये आपको हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में क्या किया है? डिवाइड किया है। आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य श्याम सुंदर दास ने काल विभाजन जब किया है तो इन्होंने अपनी पुस्तक में आचार्य श्याम सुंदर दास ने लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही अनुकरण किया है। जैसा जैसा रामचंद्र शुक्ल ने बताया है वैसे ही काल विभाजन जो है श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया है। आगे आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में आदिकाल के स्थान पर संधि काल कहा है, चारण काल कहा है, मतलब संधि चारण काल कहा है आदिकाल को, फिर भक्ति काल कहा है, रीति काल कहा है, आधुनिक काल कहा है। तो ये आपका काल विभाजन है रामकुमार वर्मा के द्वारा। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन जब किया है तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, सबसे पहले आदिकाल कहा है इसने, फिर भक्ति काल कहा है, फिर रीति काल कहा है, आधुनिक काल कहा है। तो आप देखिए जितने भी विद्वान हैं सब में लगभग समानता मिलेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के काल विभाजन जो बता रहे हैं उनमें। तो सबसे पहले आदिकाल बताओगे, भक्ति काल बताओगे, रीति काल बताओगे, आधुनिक काल बताओगे। जितने भी लगभग विद्वान हैं सब क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार से आपको बता रहे हैं। आगे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन करते हुए बताया है प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है? काल विभाजन आपको किया है। इसके पश्चात डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो स्वीकृत रूप से इसी को क्या किया गया? स्वीकार किया गया है। और जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो यही आपको दिखाई देगा 11वीं 12वीं के या महाविद्यालय के स्तर पर। डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन किया है। डॉक्टर नगेंद्र समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं और ऐतिहासिक कालक्रम का साहित्यिक विधा दोनों का आधार ग्रहण करते हुए हिंदी साहित्य के काल विभाजन इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले आदिकाल कहा है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद फिर आ गया था भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, 17वीं सदी के मध्य तक। रीति काल है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और उसके बाद फिर और इन्होंने आगे काल विभाजन करते हुए बताया है आधुनिक काल बताया है। आधुनिक काल को 19वीं सदी से अब तक बताया है, 1850 ईस्वी से अब तक, मतलब 19वीं सदी से अब तक। तो इसको फिर आधुनिक काल को 4 भागों में और बांटा है, जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। और छायावादोत्तर काल के अंतर्गत आता है प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन में बांटा है। अब देखिए आदर्श काल विभाजन। जब आप हिंदी साहित्य के एक विद्यार्थी होने के नाते जब आप आदर्श काल विभाजन किसको कहेंगे? वही जो आपको पहले बताया हूँ, आदिकाल, दूसरा आता है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल या श्रृंगार काल, चौथा आता है आधुनिक काल। यही आपको क्या मिलेगा? पुस्तकों में आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन कीजिए। इस प्रकार से यदि अगर आता है तो याद रखना, आप सबसे पहले एक आध बता देना कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रयास किया। उसके बाद फिर डायरेक्ट आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन लिख देना और डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन लिख देना, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आगे एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के संबंध में क्या क्या समस्या है। अब भाई नामकरण कहा गया है कि आप यदि अगर आदिकाल है तो आदिकाल को आदिकाल क्यों बोल रहे हैं? ये देखिए आप काल विभाजन करते हैं तो एक क्या क्या काल विभाजन कर रहे हैं? आदिकाल। तो आदिकाल भाई आदिकाल पुराना समय में, आदिकाल कहने से एकदम पुराना समय हो जाता है वो। तो वो जो पुराना समय है उस समय का नया समय था। तो उस समय का जब नया समय था तो उसको एक तो आप उसको वीरगाथा काल भी बोलते हैं क्योंकि उसमें वीरता प्रधान रचना मिलता है। वीरता प्रधान जैसे पृथ्वीराज रासो की रचना, राजस्थान के बहुत सारे वीर राजा महाराजाओं की रचना उस समय मिलता है। उसमें भक्ति काल से संबंधित रचना मिलता है। तो आप उसको आदिकाल कैसे कह सकते हैं? उसको अनेक अनेक विद्वानों ने आदिकाल भी कहा है। कई विद्वानों ने क्या कहा है? वीरगाथा काल भी कहा है। कई विद्वानों ने प्रारंभिक काल कहा है। तो आदिकाल की जो रचना है, आदिकाल को आदिकाल कहने में सबसे ज़्यादा विवाद रहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी बोलते हैं, आदिकाल को आदिकाल भी बोलते हैं, आदिकाल को आरंभिक काल भी बोलते हैं, प्रारंभिक काल भी बोलते हैं और इसको सिद्ध सामंत काल भी बोलते हैं। तो इसी कारण से इसमें ज़्यादा वाद विवाद होता है। भक्ति काल के संबंध में ज़्यादा वाद विवाद नहीं रहा है। कारण क्या है? क्योंकि भक्ति काल नाम से ही दिख रहा है, जहाँ भक्ति ज़्यादा होगा उसको क्या कहा जाएगा? भक्ति काल कहा जाएगा। आगे आता है रीति काल। तीसरा को रीति काल कहा जाता है और रीति काल में इसी विवाद है, इसको जो है अलंकृत काल कहा गया है। इसको अलंकृत काल कहा गया है और
अलंकृत काल कहा गया और श्रृंगार काल कहा गया, क्योंकि इस समय की रचनाओं में अलंकारिकता और श्रृंगारिकता की प्रधानता आपको दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार आधुनिकता का काल, आधुनिक काल जब आएगा तो आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा जाता है और इसको आधुनिक काल भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादा विवाद नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें समस्या ये आता है कि वीरगाथा काल को नामकरण देते समय का समस्या आता है, और उसके बाद फिर रीति काल में थोड़ा बहुत समस्या आता है। उसके बाद फिर इसमें कोई ज़्यादातर समस्या नहीं आता। ये आपको थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझने का इसमें प्रयास करना है। ये देखिए इसमें लिखा भी है कि वीरगाथा काल के नाम विरुद्ध अनेक आपत्तियां आई, जिसके कारण से वीरगाथा के आधार पर शुक्ल जी ने नामकरण किया। तो इस प्रकार से जो चीज़ मैं बताया हूँ यही चीज़ आपको यहाँ भी आपको दिखाई देगा।